टेक वर्ल्ड में बिहार नई पहचान बनाने को तैयार है। तकनीक के क्षेत्र में बिहार नई उड़ान को तैयार है, क्योंकि पटना में आज से 2 दिनों का बिहार एआई समिट शुरू हो गया है, जो राज्य के स्तर पर एआई का सबसे बड़ा मंच है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिन तक चलने वाले इस एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया और इस समिट में देश भर के एआई से जुड़े लोग जुटे हैं। इस समिट में बिहार के युवाओं का कौशल विकास और रोजगार के नए द्वार खोलने पर चर्चा होगी। समिट के उद्घाटन मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां निवेश की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सहयोग पोर्टल को लेकर एक सुझाव दिया और कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लोग अपनी कर्म भूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। में पढ़ते थे 90 के दशक में, एक लाइन बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी, वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। लेकिन आज इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। बिहार आपकी मिट्टी है, आपका घर है, आइए इस बिहार की प्रगति के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए, जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए। आने की बात तो मैं करूंगा ही, बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। तो पटना में एआई समिट के उद्घाटन मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पुलिस को खुली छूट है। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया और कानून का राज कायम रहेगा। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक
व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। लखीसराय में बीजेपी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बिहार में हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर बयान दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा और कानून के राज में न जाति धर्म देखा जाता है। अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है। जो अपराध करेंगे उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग ये चाहते हैं कि समाज के अंदर शांति रहे, कानून का राज रहे। बिहार में पुल लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, तो सवाल है क्या बिहार में पुल इतने कमजोर बन रहे हैं कि कोई 4 साल तो कोई 10 साल में ही जवाब दे जा रहा है और पुल में किसी ना किसी तरह का नुकसान सामने आ रहा है। पुल निर्माण के समय भी कई बार गुणवत्ता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल और डिजाइन पर सवाल उठते हैं, लेकिन विरोध को दबाकर अधिकारी और ठेकेदार पुल बना लेते हैं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार का बोझ ये घटिया पुल ज्यादा दिनों तक सह नहीं पाते। नतीजा बिहार की जनता और सरकार के सामने है। गोपालगंज में जहां पुल के स्पैन में गैप बढ़ गया है, वहीं अररिया परमान नदी पर बने पुल का पिलर धंस गया। गोपालगंज में पुल के स्पैन में 5 से 7 इंच का गैप आ गया और नालंदा में भी कल ऐसी तस्वीर सामने आई जब महज 10 साल पहले बने पुल का पिलर धंस गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद पर हुए हमले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभा में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग दूसरी चीजें भी बरसा देते हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बता दें कि बीते शुक्रवार को उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग तो कुछ लोग उस प्रकार के कड़ी चीज़ भी बरसा देते हैं, तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। छपरा से बड़ी खबर है। सीओ हमला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। घटना का नया वीडियो भी सामने आ गया है। सीओ ने खुद महिला पर हमला किया है और ईंट से महिला पर हमला किया गया है। हमले के बाद भीड़ का हंगामा देखने को मिला। प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए अब सामने आ गया है और न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, ये जलालपुर का मामला है जहाँ पे कल सीओ अपनी पूरी टीम के साथ एक अतिक्रमण हटाने गए थे। वहाँ पे कुछ मामूली विवाद हुआ। पहले तो सीओ ने आरोप लगाया कि उनके गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और सीओ के साथ मारपीट की गई। इस मामले की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो गया इसी घटना से जुड़ा हुआ, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकती है कि सीओ खुद ही एक बड़ा सा ईंट उठा के एक महिला के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद ये सारा हंगामा शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा प्रशासन का जो पक्ष है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। सीओ ने जो आरोप लगाया हंगामा करने का, तोड़फोड़ का, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से एक सीओ एक अधिकारी कहे जाते हैं जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी होती है, वो खुद ही ईंट उठा करके अगर किसी पब्लिक पर हमला करते हैं तो इसमें सवाल उठने लाजमी है। और इस वायरल वीडियो की अब जांच शुरू हो गई है। डीएम से हमारी बात हुई, डीएम ने कहा कि इस मामले की जांच कराएंगे, उनके संज्ञान में भी आया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से कल प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी थाने में, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये वास्तव में घटना क्या हुई थी, क्या सीओ ने हमला किया था या लोगों ने, भीड़ ने सीओ पर हमला किया था। ये पूरी तरह से जांच का विषय है। जी ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां जीएमसीएच गेट के पास हॉस्पिटल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया।
जिसमें नगर निगम कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है। दोनों घायलों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना पूर्व नोटिस और बिना नापी कराए ही दुकानों और मकानों के छज्जे तोड़े जा रहे हैं। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर ये खेप लाई जा रही थी। भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की है। पुलिस को देखकर कार छोड़कर मौके से तस्कर फरार हो गए। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कार चालक और मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच जारी है। रहने के कारण दोनों भागने में सफल रहे। उसके बाद दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस टीम के द्वारा विधिवत वीडियोग्राफी कर कार की तलाशी ली गई तो उस कार से गांजा का कुल 8 बंडल बरामद हुआ। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। मधुबन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बंजरिया शिवहर हाईवे किनारे छापेमारी की गई। बांसवाड़ी से 240 कार्टन शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी से शराब की खेप मंगाई गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्करों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तीनों को गिराइए। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने 22 मई को हुए लूट और मारपीट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा गया सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 3 व्यक्ति हैं उनकी पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है और उसमें 3 जो अभियुक्त है जिसमें शामिल थे उसकी पहचान हो गई है और उसको जो है गिरफ्तार किया गया है लगातार छापेमारी करते हुए। इसमें तीनों का जो नाम है इसमें प्रिंस पटेल हैं जो कि कमलनाथ नगर के रहने वाले हैं। उनके साथ जो है इरफान आलम और मोहम्मद रेहान दोनों जो है दरगाह जो कि कालीबाग थाना अंतर्गत है वहाँ के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूर्वी चंपारण के मेहसी इलाके से कुख्यात शराब माफिया लवकुश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस नेटवर्क और शराब कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसी कांड के जो मेन अभियुक्त जो शराब माफिया थे वो 4 सालों से फरार चल रहे थे। उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी चल रही थी। उसी बीच 21 मई 2026 को रात्रि में जब ये सूचना मिली कि लवकुश कुमार जो थाना मेहसी के रहने वाले हैं वो मेहसी में छुपे हुए हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने वहाँ रेड किया और उनको जो है गिरफ्तार कर आगे जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। पीएम मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को वर्चुअली ज्वाइनिंग लेटर दिया है। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं को पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में
अपना परचम लहराएगी। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी से मिले हैं यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। 1 घंटे से ज्यादा दोनों के बीच ये मुलाकात चली है। रूबियो की बैठक हुई है। मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मार्को रूबियो से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा है, भारत यूएस वैश्विक रणनीतिक साझेदारी चर्चा हुई है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत यूएस मिलकर विश्व शांति के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित परी नल्लाह इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को परी नाला इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनामी नक्सली शिव नारायण गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एरिया कमांडर सुकुल देव भी पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को सूचना मिली कि शिव नारायण धनकारा मोड़ की ओर आ रहा है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लातेहार थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए धनकारा मोड़ के पास से शिवा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सली ने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जेजेएमपी के एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव को उसके घर से गिरफ्तार किया। लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई धनकरा लातेहार थाना अंतर्गत क्षेत्र से। जो शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बहुचर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। समर्थ सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी पति समर्थ को जबलपुर पुलिस ने पकड़कर भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे फिलहाल कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में रखा गया है। आज भोपाल जिला अदालत में उसे पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि भोपाल पुलिस समर्थ का रिमांड मांगेगी। वहीं दूसरी ओर ट्विशा के परिवार की मांग पर हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी। साथ ही अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई की एंट्री भी जल्द हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि जिस सच की तलाश में पुलिस लगी हुई थी, अब उस सच्चाई को सीबीआई सामने लेकर आएगी। नोएडा सेक्टर 47 में स्कूल जा रहे एक बच्चे पर 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को घेर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे की जान बचाई। इससे पहले बाजार जा रही एक महिला पर भी कुत्तों ने अटैक किया था। लोगों का कहना है कि लंबे समय से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से कुत्तों के झुंड ने देखिए जो छात्र है उसे घेर रखा है और उसे काटने के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समय रहते लोग मौके पर पहुंच गए और कुत्तों के झुंड से बच्चे को बचा लिया गया। इससे पहले एक महिला पर भी आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था।
केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 7,82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस धाम में दर्शन किए हैं और हर दिन औसतन 20 से 30,000 भक्त दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है कि IRGC ने इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक दिया और अब ये मामला जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और उसके कई बड़े नेता अब कमजोर पड़ चुके हैं। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। IPL 2026 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के लिए ये मैच करो या मरो के से कम नहीं, क्योंकि अगर आज लखनऊ के खिलाफ हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। वहीं लखनऊ पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच हेड टू हेड में श्रेयस अय्यर की टीम 4-3 से आगे है। 2025 से पंजाब किंग्स ने अब तक लखनऊ को सभी 3 मैचों में शिकस्त दी है।